स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछले महीने से अंतरिम जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को साफ कह दिया कि ये अंतरिम राहत लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती। मतलब ये कि अब एक बार फिर जैन को जेल के अंदर जाने का वक्त आ गया है। हालांकि ईडी कोर्ट से लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जैन की अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाए और उसे जेल भेजा जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी जमानत को अगले सप्ताह तक बढ़ा दिया, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के बाद जैन को फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। खुल्लम खुल्ला काले धन को सेल कंपनीज के सहारे सफेद करने का खेल करने वाले जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। 26 मई को स्वास्थ्य कारणों की वजह से सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी गई थी और इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि हमें अपने अंतरिम आदेश के विस्तार पर विचार करना होगा। ये लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन ने कोर्ट से इस मामले को स्थगित करने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि इससे पहले विशेष रूप से गठित जस्टिस एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी, चूंकि जस्टिस बोपन्ना अस्वस्थ होने की वजह से छुट्टी पर हैं। सिंघवी ने अपील की कि उसी बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने काफी दलीलें उनके सामने रख चुके हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मुझे बताया गया कि इस केस को नियमित रूप से इस बेंच के पास भेजा गया है। मैं इसकी दोबारा पुष्टि करूंगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 11 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी 4 कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ईडी ने इस कंपनी से जुड़े 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति भी पिछले साल जब्त की थी। सीबीआई की ओर से 2017 में दर्ज किए गए केस के बाद ईडी ने भी जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने अपील दायर की थी। अपील में जैन ने जमानत की मांग की थी। मांग करते वक्त दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने शीर्ष अदालत के सामने कई वजह भी बताई। जैन ने अपील में कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कोविड के दौरान फेफड़ों में पैच होने और जेल में वजन कम होने की बात रखी। इसके पहले जैन ने कोर्ट को बताया था कि उनकी सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। साथ ही फिजियोथेरेपी कराने की भी सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने से यह सब करवाना संभव नहीं हो पाएगा। इस दौरान ईडी ने सत्येंद्र जैन को सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कहते हुए हिरासत पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस 3 राज्यों के चुनाव क्या हार गई? लगता है कि 2024 की लड़ाई हार गई। जिस विपक्षी गठबंधन के दम पर कांग्रेस 2024 में सत्ता हासिल करने के सपने देख रही थी, वह अब एक सपना भर ही दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बाद अब नीतीश कुमार ने भी विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जाहिर है, जब ये 3 बड़े नेता बैठक में नहीं होंगे तो उस बैठक में क्या फैसला हो पाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व में लड़ाई तेज हो गई है। नीतीश कुमार एक तरफ गठबंधन का चेहरा बनना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ किसी कीमत पर नहीं होने देगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने वोट प्रतिशत के आंकड़े सामने रखकर सबको बता दिया कि हम हारे जरूर हैं, पर हमें वोट बीजेपी से बहुत कम नहीं मिले हैं। मतलब कि हार के बावजूद कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व पर अपना दावा छोड़ने के मूड में नहीं है। 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बुलाई है। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद ये पहली बैठक है। सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पहले ही इस बैठक में शामिल नहीं होने का इशारा कर दिया गया है। ऐसे में अगुवा की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार का इस बैठक में शामिल होना काफी चौंकाने वाला है। जदयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार के जाने या नहीं जाने के विषय पर अब तक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि जदयू नेता का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। उन्हें वायरल बुखार हुआ है। इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जेडीयू के बयान को लेकर जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए, क्योंकि वे किसी से मिल नहीं रहे। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा इस बैठक में शामिल होंगे। राजद की ओर से पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल होंगे। 3 दिसंबर को कांग्रेस जब 3 राज्यों में चुनाव हार गई तो जदयू के केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यह नतीजा बेहतर हो सकता था, इसको इंडी गठबंधन से मत जोड़िए। इंडी गठबंधन चुनाव में कहीं नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। ये इलाके कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। पिछले चुनाव में भी इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लिहाजा ये भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार है। इसका इंडी गठबंधन से
कोई रिश्ता नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले अपने घटक दलों से दूरी बना ली थी। अब ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भाजपा को पराजित नहीं कर सकती। नीतीश कुमार के बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर भले ही उनकी सेहत का हवाला दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 10 दिसंबर को पटना में अमित शाह के साथ होने वाली बैठक की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ नवीन पटनायक भी मौजूद होंगे। अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक में नीतीश कुमार शामिल होने के बाद एक बार फिर कयासों के दौर शुरू हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मोदी विरोधी नेताओं और दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार ही बीमारी के बहाने बैठक में शामिल नहीं हो रहे, जबकि जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली में होने वाली महागठबंधन की अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि आखिर नीतीश कुमार क्या जाहिर करना चाहते हैं, और सवाल यह भी उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या नीतीश की बीमारी महज बीमारी है या फिर सियासी बीमारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 3 बड़े राज्यों में बीजेपी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को मिजोरम जैसे छोटे राज्य में भी तगड़ा झटका लगा। चुनावों में एनडीए की सहयोगी एमएनएफ भले ही हार गई, लेकिन बीजेपी की यहां चांदी हो गई। मणिपुर हिंसा के बाद हुए पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी की ताकत 2 गुना बढ़ गई, जबकि मिजोरम में सत्ता का मजा लूट चुकी कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई। 36 साल से यहां मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इस बार नई पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडीपीएम ने 40 में से 27 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। एमएनएफ को शिकस्त देने के बाद जेडीपीएम सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हो गई। खुद मुख्यमंत्री जोरमथंगा भी अपनी सीट नहीं जीत पाए। 3 बार के मुख्यमंत्री जोरमथंगा एजॉल ईस्ट फर्स्ट सीट से चुनावी मैदान में थे। जोरमथंगा ने राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जेडीपीएम के मुख्यमंत्री पद के दावेदार लाल दुहोमा ने अपनी सीट से बड़ी जीत दर्ज की। एजॉल में जेडीपीएम ने सभी 10 की 10 सीटें जीत लीं, जो कि राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तौन लुइया को भी अपनी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा को इस बार साइहा और पलक सीट से जीत हासिल हुई है। यहां जातीय अल्पसंख्यक आबादी रहती है और इसी के साथ भाजपा ने इस राज्य में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। भाजपा को 2018 के चुनाव में मिजोरम में केवल 1 सीट हासिल हुई थी। मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा के बाद भाजपा समझ गई थी कि उसे जातीय अल्पसंख्यक सीटों पर ही सफलता मिल सकती है। जेडीपीएस की जीत पर पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार लाल दुहोमा ने कहा कि इसी नतीजे की उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि इसी महीने उनका शपथ ग्रहण होगा। लाल दुहोमा कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा वे इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी 6 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था। इसने 2018 में 8 सीटें हासिल की थीं। इस चुनाव के बाद ही जेडीपीएम ने अलग पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड किया। केंद्र ने एनडीए की सहयोगी एमएनएफ भले ही मिजोरम में चुनाव हार गई, लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। राज्य में सत्ता और विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस को केवल 1 सीट की जीत हासिल हुई। वहीं भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने भाई लक्ष्मण सिंह और खास चेले जीतू पटवारी को हार के मुंह में जाने से नहीं बचा पाने वाले दिग्विजय सिंह ने नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। हालांकि इस बात की उम्मीद सभी को थी कि करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर से ईवीएम के खिलाफ आवाज जरूर उठेगी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की इस रस्म को पूरा करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाए और कांग्रेस की हार का ठीकरा राहुल गांधी के अभद्र बयानों को नहीं, कमलनाथ की अकड़ को नहीं, पार्टी की कमजोर नीतियों को नहीं, आंतरिक कलह को नहीं, बल्कि ईवीएम को दिया। दिग्विजय ने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती में उनकी पार्टी 199 वोटों की बढ़त में थी, लेकिन ईवीएम वोटों की गिनती में पिछड़ गई। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भारतीय लोकतंत्र को बचाने की अपील की। घोषित हुए चुनावी नतीजों में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, जबकि तेलंगाना में उनकी जीत हुई। चुनाव में कांग्रेस के हार की समीक्षा से पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सारा दोष मढ़ दिया। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि ईवीएम की वजह से ही उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैं 2003 से ही ईवीएम की वोटिंग का विरोध कर रहा हूं। क्या हम इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स नियंत्रित करें?
ये मूल सवाल है जिसका जवाब सभी राजनीतिक दलों को देना चाहिए। माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारे लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट के साथ एक पुराने न्यूज आर्टिकल को भी शेयर किया जिसमें कहा गया कि भाजपा ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया। दिग्विजय सिंह ने वोटों की गिनती के कुछ पेपर साझा करते हुए पोस्टल बैलेट की गिनती में उनकी पार्टी को 230 में से 199 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले, हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। ये भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो लोक हार जाती है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बढ़त मिली तो यही बढ़त नतीजों में तब्दील होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो कैसे भी अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, वैसे भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया, लोकतंत्र पर पुख्ता विश्वास किया। दिग्विजय सिंह के दावों से अलग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी की हार के फैसले को, जनता के फैसले को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा की जीत की बधाई भाजपा को दी, जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करने की बात कही। और भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे अपनी गलतियों पर बात नहीं करते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष तेलंगाना हिमाचल की जीत पर सवाल नहीं उठाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक के बाद तेलंगाना के चुनाव जीतकर कांग्रेस हवा में उड़ने लगी है। कांग्रेस को लगा कि लोकसभा चुनाव में उसे कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस के सपनों को तोड़ते हुए कहा कि कर्नाटक की 28 की 28 सीटें बीजेपी के साथ मिलकर हम जीतेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जब कांग्रेस ने उन्हें अपने से दूर कर दिया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका और उनकी पार्टी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब कुमारस्वामी सीएम बने तो देश के सभी धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने राज्य का दौरा किया। जो लोग हमें बाहर रखना चाहते थे उन्होंने कुमारस्वामी सरकार को गिरा दिया। जब हमें हटा दिया गया तो पीएम मोदी और अमित शाह ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जेडीएस कोई ताकत नहीं है और आने वाले वर्षों में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। देवेगौड़ा ने कहा कि पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से मेरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस की राजनीति को देखने के बाद उन्होंने हमारा स्वागत किया। हम भविष्य में भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जेडीएस की ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं है और वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। देवेगौड़ा ने सवाल किया कि हम किसानों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसने किया? उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोग जेडीएस को खत्म करने की बात कर रहे थे, पीएम मोदी ने उन्हें मौका दिया है। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में सभी 28 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। देवेगौड़ा ने कहा कि मोदी और अमित शाह अगले हफ्ते तक उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, लेकिन हकीकत कुछ और है। वे राहुल गांधी को नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक में सीटें जीत लेंगी। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे और 28 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक से लूटा गया पैसा बांटकर ही तेलंगाना जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रायशुमारी यानी रेफरेंडम के नाम पर कई बार फर्जीवाड़ा कर चुकी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर वही खेल दिल्ली में कर दिया। सवाल ये कि अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो क्या केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में इन दिनों इसी बात पर रायशुमारी कर रही है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी का खतरा है। हालांकि केजरीवाल ने यह सब तब नहीं किया जब करीब करीब पूरी सरकार चला रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। तब तो केजरीवाल ने हाथों हाथ सिसोदिया से इस्तीफा लिखवाया। सवाल ये कि तब केजरीवाल ने यह रेफरेंडम क्यों नहीं कराया कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से काम करना चाहिए। केजरीवाल ने यह सवाल तब भी नहीं पूछा जब उनके हिसाब से नोबेल प्राइज के दावेदार सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पकड़ा। लेकिन जब तलवार खुद केजरीवाल पर लटकी तो रेफरेंडम की पैंतरेबाजी शुरू कर दी। बड़ी बात यह कि दिल्ली में जितने लोगों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिए उससे ज्यादा करीब 90% लोग केजरीवाल को जेल से काम करने की सलाह दे रहे हैं। रायशुमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि 90% लोग केजरीवाल का इस्तीफा नहीं चाहते। हालांकि इतने प्रतिशत लोगों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। जाहिर है रायशुमारी के नाम पर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की जनता की आंखों में एक और नया रेफरेंडम की धूल झोंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में रायशुमारी करवा रही है और इसके लिए मैं भी केजरीवाल नाम से अभियान शुरू किया गया है।
जिसके तहत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक घर घर जाकर लोगों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके इस कैंपेन को जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है और लोग खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर दिल्ली में लगातार हो रही अपनी हार का बदला ले रही है। मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। उन्होंने दावा किया कि कैंपेन के दौरान 90% से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को ही चलानी चाहिए। कैंपेनिंग के दौरान सौरभ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने ही सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया था, इसलिए अब हम जनता के पास जाकर उनसे राय ले रहे हैं और जो भी प्रतिक्रिया मिल रही है हमारे कार्यकर्ता उसे एक रजिस्टर में दर्ज करके पूरी दिल्ली से डाटा जमा कर रहे हैं। सौरभ ने कहा कि हमें लगता था कि शायद जनता को इस षड्यंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन पिछले 3 दिनों के दौरान की गई डोर टू डोर कैंपेनिंग से साफ हो गया कि लोगों को न केवल इस बारे में पूरी जानकारी है बल्कि हमें इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता की अपार सहानुभूति और समर्थन भी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली इंडी गठबंधन में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद भगदड़ मच गई है। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस की हालत पतली देख नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और यहां तक कि हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इतने सारे दलों के इनकार के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। बात ज्यादा न बिगड़े इसके लिए आनन फानन में बैठक ही रद्द कर दी गई और उसकी जगह अब एक अनौपचारिक बैठक होगी। कांग्रेस अब पर्दे के पीछे से एक एक नेता से बात करेगी, उन्हें मनाने की कोशिश करेगी और जब सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा तब जाकर ये बैठक होगी। इसी वजह से बैठक रद्द होने के बाद ये नहीं बताया गया कि आखिर अब कब बैठक होगी। गठबंधन की ये बैठक ऐसे समय पर टाली गई है जब कांग्रेस को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। इसके अलावा हिंदी हार्टलैंड के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बैठक के टलने के पीछे हाल ही में सामने आए चुनावी नतीजे हो सकते हैं। भले ही गठबंधन के प्रमुख नेता इसमें हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे, मगर फिर भी बैठक होने वाली है। यही वजह है कि गठबंधन की बैठक को फिलहाल अब विपक्षी दल अनौपचारिक बैठक करार दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के न आने की खबरों के बीच गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के चलते इसे बीच के रास्ते के तौर पर निकाला गया। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली नहीं आ रहे। इस वजह से तमिलनाडु अभी चक्रवाती तूफान मिचोंग का सामना कर रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिल्ली आना था, मगर तबीयत खराब होने की वजह से वे विपक्ष के इस जमघट से दूर रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घर में शादी का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वे भी बैठक में शामिल नहीं होने आ रही। अखिलेश यादव भी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां रांची में व्यस्त हूं। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, हमारी तरफ से एक प्रतिनिधि बैठक में जा सकता है। हालांकि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक गठबंधन के घटक दलों के संसद के नेताओं की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। अगली बैठक से पहले कोशिश की जाएगी तमाम बड़े चेहरों को एक साथ मंच पर लाया जा सके, क्योंकि बड़े चेहरों का एक साथ न आना पूरे गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहा था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस दिल्ली की सत्ता हासिल करने का हसीन ख्वाब देख रही थी, लेकिन 5 में से 4 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस की हालत थाली के बैंगन की तरह हो गई। इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं और उसके साथ खुलकर बार्गेनिंग करने लगे हैं। इसके पीछे वजह यह भी है कि कांग्रेस उत्तर और पूर्वोत्तर भारत से लगभग गायब हो चुकी है। खास तौर से हिंदी बेल्ट में तो कांग्रेस भविष्य पर ही सवाल उठने लगा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सब एक के बाद एक करके कांग्रेस की फजीहत कर चुके हैं और इन सब के बीच इंडी गठबंधन में शामिल सीपीआई ने राहुल गांधी को साफ तौर पर वायनाड छोड़ यूपी जाने और दूसरे प्रदेश से चुनाव लड़ने को कह दिया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। गठबंधन में शामिल सीपीएम के वरिष्ठ नेता एमवी गोविंदन ने कहा
कांग्रेस के केरल में लड़ने के फैसले पर सवाल उठाए। सीपीएम नेता का कहना है कि कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि राहुल को अगले चुनाव में वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। राहुल ने 2019 के चुनाव में वायनाड सीट से बड़ी जीत हासिल की थी और गोविंदन ने कहा, केरल में कोई भाजपा नहीं है, राहुल को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, सीपीआई के खिलाफ नहीं। अगर कांग्रेस नेता एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ते तो ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वाम दल हैं। राहुल को बीजेपी के गढ़ों में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। गोविंदन ने कहा कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के कांग्रेस अस्तित्व में ही नहीं रहती। उन्होंने कहा कि लीग के समर्थन के बिना क्या राहुल वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। वे केरल में शामिल सीपीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकती। कांग्रेस का हिंदी राज्यों में प्रभाव नहीं। चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया। असल में वायनाड की सीपीआई चुनाव लड़ती और जीतती रही है। इसलिए सीपीआई चाहे कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ हिंदी प्रदेश में जाएं और किसी दूसरे के भरोसे नहीं अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई है कि वो इंडी फ्रंट की अगुवाई भी नहीं कर सकती। उन्होंने राजस्थान की सीटों पर सीपीएम की हार का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस इंडी फ्रंट में भी एकता बनाने में असफल रही है। राजस्थान में कांग्रेस ही थी जिसने भद्र विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम की जीत की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। 199 सीटों पर राजस्थान में हुए चुनाव में भाजपा ने 115 सीटें हासिल की जबकि कांग्रेस ने महज 69 सीटें। एमपी में 230 में से कांग्रेस सिर्फ 66 सीटें ही ले सकी। यहां भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 35 पर सिमट गई जबकि भाजपा के खाते में 54 सीटें आई हैं। राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव हारते ही हिंसा की चिंगारी भड़कने लगी। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को अपनी हत्या की आशंका पहले से ही थी और इसके लिए उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी। गोगामेडी करीब 1 साल से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन गहलोत सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और आज नतीजा सबके सामने है। गोगामेडी की हत्या से आहत हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने दोषियों के साथ योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में निपटा जाना चाहिए कहा। गोगामेडी की हत्या से स्तब्ध केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तत्काल पुलिस कमिश्नर से हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के बाद राजस्थान का सियासी माहौल गर्मा गया है। करणी सेना देश भर में राजपूत समाज का सबसे बड़ा संगठन है और अब उनकी हत्या की गई है। उस समय वो श्यामनगर क्षेत्र में अपने घर पर थे। हमलावर घर के अंदर उनसे बातचीत कर रहे थे और बात करते करते ही गोली मार दी। उनकी हत्या की खबर फैलते हुए समर्थक बड़ी संख्या में जुटने लगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर होने लगे। जयपुर में माहौल खराब न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन तगड़े बंदोबस्त में जुटा है। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की हत्या के दौरान उनका नाम खासा चर्चा में था। जब जून 2017 में उसके शव के साथ खूब प्रदर्शन किया गया था और अगले ही वर्ष हुए चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार चली गई थी। सांवराद गांव में शव के साथ हुए आंदोलन की भी इसमें भूमिका थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे स्कॉर्पियो कार पर सवार होकर आए थे। नीले रंग की स्कूटी से फरार हो गए। 4 के करीब ये हमलावर थे। आनन फानन में नजदीकी मेट्रो मास हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। उन्हें यहां मृत घोषित कर दिया गया। श्यामनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना एक पॉश इलाके में हुई। हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर 2 राउंड गोलीबारी की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें धमकी दी थी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मांगने के बावजूद उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने 2013 में करणी सेना ज्वाइन की थी। वे हिंदू समाज के मुद्दों को भी अक्सर उठाया करते थे। 2017 में हनुमानगढ़ की रहने वाली एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप भी लगाया था। हालांकि ये आरोप बाद में झूठा साबित हुआ। 2017 में जब वो आरक्षण के खिलाफ आयोजित एक सभा में शामिल होने शाहजहांपुर जा रहे थे तब उनकी गाड़ी पलट गई थी जिसमें उनका पांव फ्रैक्चर हो गया था। अब रोहित गोदारा नाम के एक शख्स ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों ने पहले 10 मिनट उनसे बातचीत की, फिर उनकी हत्या की। हमलावरों में से एक नवीन सिंह की भी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फिल्म पद्मावत के खिलाफ भी उन्होंने निर्देशक संजय लीला भंसाली का विरोध किया था। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मामडोली ने कहा कि हत्यारों को तुरंत नहीं पकड़ा गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने भी उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव हारने के 2 दिन बाद सीएम बन बैठी। पार्टी में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वजह यह कि ममता बनर्जी ही टीएमसी की सर्वेसर्वा हैं। पार्टी उनकी बनाई हुई है और बाकी सब उनके हुक्म के गुलाम।
हालांकि कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी ही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे रेवंत रेड्डी को कांग्रेस तेलंगाना की सीएम की कुर्सी पर बैठाने लगी तो तेलंगाना कांग्रेस में संग्राम शुरू हो गया। रेवंत रेड्डी सिर्फ चुनाव ही नहीं हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। अब ऐसे नेता को सीएम दूसरे नेता कैसे स्वीकार करेंगे जो चुनाव जीत कर आए हैं। इसलिए कांग्रेस में बगावत के बादल छाने लगे हैं। राज्य के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। 119 सीटों वाले दक्षिण भारतीय राज्य में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की। हैदराबाद में विधायक दल की बैठक में विधायकों के बीच आम सहमति नहीं बनने के चलते शपथ ग्रहण समारोह को टालने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विधायकों के बीच आम सहमति नहीं बनने के चलते शपथ ग्रहण समारोह को टालने का फैसला लिया गया है। इससे पहले रेड्डी के सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। राज्य में कांग्रेस एक उप मुख्यमंत्री भी तैनात कर सकती है। कई बड़े नेता रेड्डी को सीएम बनाने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसमें मल्लू भाटी विक्रमार्क, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और कोमती रेड्डी बंधुओं का नाम शामिल है। खास बात यह कि इससे पहले भी खबरें आती रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेड्डी के काम करने के तरीकों से खुश नहीं हैं। कहा जा रहा था कि इस संबंध में कांग्रेस आलाकमान को भी सूचित किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे थे। बीते साल भी इस तरह की खबरें सामने आई थीं, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता रेड्डी पर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान कहा जा रहा था कि वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि रेड्डी अकेले ही काम करते हैं और अपने साथ किसी को नहीं लेते। तब उनके खिलाफ बैठकों का लंबा दौर भी चला था। कांग्रेस के कुछ नेता तब सोनिया गांधी से मुलाकात करने की भी कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।